बंगाल में एक कहावत मशहूर है, करबो लड़बो जीतबो। इस कहावत को 100% सच बनाने में जुटी है भाजपा। सूबे में 200 प्लस सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ पार्टी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के नेताओं की भी ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगेगी। ऐसे में इसकी तैयारियों को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा ने बैठक की। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बंगाल जाने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेता और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पहले से परंपरा रही है कि कहीं पर भी चुनाव होता है तो यहाँ के कार्यकर्ता जाकर अपनी आहुति देते हैं और उससे कहीं ना कहीं लाभ भी जो है हर राज्य में मिलता आया है। हम महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, हमेशा से हमने देखा है हरियाणा तक में जाकर हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत सफल काम किया है। और अब यदि बंगाल की भी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने देना तय की होगी तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे। और हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हमारे अरविंद मेनन जी और कैलाश विजयवर्गीय जी वहां मोर्चा संभाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका में फहराएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रयास है बंगाल में सुशासन लाने का वो सफल होगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन करने के मूड में है। हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। अन्य दलों ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र से लेकर प्रदेशों में कई जगह सत्ता पे विराजमान है, पर दुर्भाग्य है कि वह जनता के लिए और जनता की समस्याओं के लिए किसी तरह का कोई प्लान नहीं बनाती है। अगला प्रदेश, अगला चुनाव कैसे जीते, इसके लिए वो हमेशा तैयार रहती है और हमेशा उस पर काम करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने लोगों को भेज के अपनी सत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अच्छी बात है, सत्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, पर सत्ता मिलने के बाद में जनता के लिए भी काम करना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद से बीजेपी को भी लगने लगा है कि और अधिक मेहनत करने पर 2021 में ममता बनर्जी को उसी तरह से सत्ता से बाहर किया जा सकता है जिस तरह से कभी 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को किया था। बीजेपी अब बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है और उसकी नजर राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने पर है। इसी कवायद में कार्यकर्ताओं और नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी की मेहनत कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। बिहार में जिस तरह से जो परिणाम आए और उससे उत्साहित बीजेपी अब मिशन बंगाल की ओर से है और अभी ये तय हुआ है और जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जो है बंगाल भेजा जाएगा। 2021 में वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी को लगता है कि यहाँ से पहले भी यहाँ पे अरविंद मेनन थे जो कि अब बंगाल में वो इंचार्ज हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के कद्दावर नेता, वो काफ़ी सालों से बंगाल में हैं, इन्वॉल्व हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल में जो राजनीति है और बीजेपी का जो है वहाँ पे जो है वर्चस्व कायम हो। तो
पहले से ही 2 नेता वहां पे हैं, एक संघ से अरविंद मेनन और कैलाश विजयवर्गीय, और अब बात हो रही है कि कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एक लिस्ट भी तैयार हो रही, सूची भी बन रही है कि इनको धीरे धीरे बंगाल में भेजा जाए और वहां पे बीजेपी का जो है वर्चस्व कायम किया जाए। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, फोन लाइन पे मेरे साथ हैं मुकेश नायक जी। आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुकेश नायक जी आपसे पूछूंगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, जो बीजेपी का जो ये मिशन बंगाल अगर हम कहें, जिस तरह से वो सोच रही है अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब बंगाल भेजने का? मुक्ता जी, ये चुनाव बहुत रोचक है और इसका कारण ये है कि देश में जहां भी कैडर बेस्ड पार्टी हैं वहां बीजेपी को घुसने में दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता बनर्जी के पास एक बहुत बड़ा कैडर है, बीजेपी के पास कैडर है, और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का समझौता हो जाता है तो उनके पास भी कैडर है। यानी पहली बार ऐसा होगा देश के चुनाव में कि तीनों कैडर बेस्ड पार्टी आमने सामने होगी। 15% लगभग वोट है जो बिल्कुल कैडर बेस है कम्युनिस्ट पार्टी का, और चूंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है इसलिए कांग्रेस का भी वोट वहां पर है। इसलिए ये वोट 3 भागों में विभाजित होंगे पश्चिम बंगाल के। जिस तरह से बीजेपी के कुशल रणनीतिकार, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी और नरेंद्र मेनन जी दोनों संगठन बनाने में, चुनाव लड़ने में बहुत माहिर लोग हैं, तो बहुत देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के कैडर से जो बहुत आक्रामक है किस तरह से वो अपना पक्ष रखते हैं। दूसरी चीज मुझे ये कहनी है कि जो ममता बनर्जी का कैडर है उसका बहुत बड़ा भाग माइनॉरिटी के लोग हैं, और जो एक मूलतः बंगाली वोट है, जो मूलतः जड़वत बंगाली वोट है, वो उसके साथ अगर जुड़ जाता है और बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में अगर मतों का विभाजन होता है तो मुझे लगता है कि इसका सीधा सीधा एडवांटेज ममता बनर्जी को होगा। और जितनी मुझे पश्चिम बंगाल की स्टडी है, मुझे एक घटना याद आती है। चूंकि ममता बनर्जी मेरे साथ युवक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, मेरी काउंटर पार्ट रही हैं पश्चिम बंगाल की, और एक लंबा हमारा रिश्ता रहा है उनसे। मैंने जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव हारी थी उस दिन सुबह ममता बनर्जी को शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया, तो वहां से ममता बनर्जी ने मुझे कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सबसे बड़ी क्रांति है पश्चिम बंगाल की, जिसमें 27 साल पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी को आज परिणाम आएंगे, हम उखाड़ कर फेंक देंगे, और 2 दिन बाद हम राइटर्स बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था जब मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था कि जब तक मैं राइटर्स बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक पश्चिम बंगाल में मैं सरकार नहीं बना दूं। बहुत बहुत संकल्पशील महिला है, बेहद परिश्रमी है, बहुत ईमानदार है, और उनकी बिल्कुल एक अलग छवि है पश्चिम बंगाल की महिलाओं में, माइनॉरिटी में और बंगाली मतदाताओं के बीच में। तो ये चुनाव बहुत रोचक है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत अच्छा होगा, बीजेपी बहुत बड़ी तैयारी में है, लेकिन जिस तरह का मतों के विभाजन की उम्मीद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी के लोग, और पोलराइजेशन की जो उम्मीद है बीजेपी के लोगों को, मुझे इसकी कम उम्मीद लगती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से जो है पूरा बैकग्राउंड बताया, किस तरह से जो है तीनों जो पार्टीज वहां पे है, जो चुनाव होगा 2021 में, वो एक सबके जो है कार्डर बेस्ड है, तो स्ट्रांग है सबका बेस अगर हम बात करें, और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो डगर है, बट कठिन डगर है। सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? मिशन बंगाल जो है वो बीजेपी उस पर आप अपना ध्यान दे रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव है, नगरीय निकाय है, पंचायत है, लेकिन एक बड़ा एम कर रही है बीजेपी और मिशन बंगाल की ओर उसका अब जो है ध्यान है। बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि बीजेपी का अगला लक्ष्य जो है वो बंगाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश और बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, और बीजेपी इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को बहुत पहले से वहां पर प्रभारी के तौर पर रखा है। इसके अलावा अरविंद मेनन के साथ कई ऐसे नेता हैं जो लगातार बंगाल में काम कर रहे हैं। अब अगर हम बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए बंगाल
एक तरीके से जो जिस प्रकार से वोट बैंक बंगाल में बढ़ा है, तो बीजेपी इससे उत्साहित है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात करें मुक्ता जी, तो 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती और उसका जो वोट परसेंट था वो 41% वोट हासिल किए। टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 6% वोट परसेंट के साथ ही सिर्फ 2 सीटें आई थी। और जिस वामपंथी दलों की हम बात कर रहे हैं उनका तो खाता भी नहीं खुल पाया लोकसभा चुनाव में, लेकिन 7% वोट उनको मिला। क्योंकि लोकसभा में स्थिति कुछ भिन्न थी, मोदी का चेहरा था, तो ये हो सकता है कि लोकसभा में कुछ ज्यादा वोट परसेंट बीजेपी को गया है। लेकिन बीजेपी को अब उम्मीद है कि तमाम नेताओं को अलग अलग राज्यों से, क्योंकि अक्सर चुनाव में हमने देखा है कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर संपर्क या रिश्तेदारियां या फिर पहचान किन नेताओं की होती है, उन नेताओं की तैनाती वहां की जाती है, जिससे एक आकर्षण पार्टी की तरफ या उनके रिश्तेदार से वो उस पार्टी को वोट दिला सकें। तो इस प्रकार की एक पूरी सूची बीजेपी तैयार कर रही है। और मध्य प्रदेश से कई नेता, कई कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है अब मध्य प्रदेश के अलावा हम बात करें तो बंगाल में लगाने की तैयारी है। और बंगाल की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, क्योंकि 294 विधानसभा हैं बंगाल में, जिनमें से सिर्फ 252 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, 2 पे मनोनयन होता है वहां पर। तो इन 252 सीटों पर से मध्य प्रदेश के जो नेता रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उनको बीजेपी कितनी सीटों पर तैनाती करती है और किस प्रकार से, क्योंकि बंगाल को लेकर अगर हम बात करें, जिस प्रकार से मुकेश नायक जी ने कहा कि कैडर बेस तीनों पार्टियां हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर अगर हम देखें मुक्ता जी, तो आए दिन खबरें भी आती हैं कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई से लेकर खून खराबे तक की नौबत आ चुकी है वहां पर, और लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, राजनीति तो चरम पर होगी, इस प्रकार की हिंसात्मक जो खबरें हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रही है। बिल्कुल। चलिए मुकेश नायक जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम लौटते हैं जल्दी ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुकेश नायक जी, आपके पास ही आऊंगी। हालांकि आपने बहुत अच्छे से अभी पूरा जो है पूरा बैकग्राउंड बताया, फिर भी क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी जो है उत्साहित है, जिस तरह से उसको नतीजे मिले हैं मध्य प्रदेश में, बिहार में, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अरविंद मेनन जी की और कैलाश विजयवर्गीय, वो कई सालों से वहां काम कर रहे हैं, तो इस तरह से जब मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता और नेता वहां भेजे जाते हैं और वो संपर्क करते हैं, तो आपको लगता है इसका दूरगामी फायदा होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है जो इन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और 40% से ज्यादा उन्हें वोट मिले। देखिए, इसका एकमात्र कारण था मोदी का चेहरा। देखिए, लीडरशिप थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य का चुनाव है, आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में बीजेपी का जो कैडर है वो पोलराइज करने में सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पारंपरिक हिंदू वोट बहुत बड़ी संख्या में इन राज्यों में है। बाकी जहां तक पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत का सवाल है, यहाँ के मतदाताओं की एक अलग सोच है। देखिए, बाहर का कोई भी कार्यकर्ता इसलिए तो प्रभावशाली नहीं रहेगा क्योंकि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको आगे रख के वो चुनाव लड़े। दूसरी बात, दूसरी पंक्ति के भी ऐसे बड़े नेता नहीं है उनके पास जो एक निश्चित क्षेत्र में प्रभाव डाल सके। अभी बीजेपी जोड़ तोड़ करके कहीं गांगुली एक्टर को चुनाव लड़ा दिया, कहीं किसी गायक को, जिन्हें सेलिब्रिटीज को आगे रख के उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे देश में जो नेशनल लेवल पे जो एक सामूहिक चेतना बन गई थी बीजेपी के प्रति, उसका लाभ इन्हें लोकसभा के चुनाव में मिला। स्थानीय कार्यकर्ता अगर पश्चिम बंगाल में जाते हैं हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के, तो वहां का रहन सहन, खान पान, भाषा
वहाँ का सामाजिक सरोकार, इससे वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाहर का कार्यकर्ता वहां जाके कोई प्रभाव डालेगा। चलिए, हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका शार्प 7 में। अभी जिस तरह से बीजेपी मिशन बंगाल की बात कर रही है, यहां से कार्यकर्ताओं नेताओं को बंगाल में भेजा जाएगा, आपको क्या लग रहा है, कितना फायदा रहेगा? मालवीय जी, चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी, लगता है फोन लाइन में अभी जुड़ नहीं पाए हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अभी मुकेश नायक जी ने बताया कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से कार्यकर्ता नेता जाएंगे क्योंकि वहां पे देखिए लीडरशिप की कमी है, कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई कि जो अभी जो लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी को वहां पर कामयाबी मिली थी, वहां के उनके जो प्रत्याशी जीते थे वो सेलिब्रिटीज या इस तरह के लोग थे। चिंतामणि मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि मिशन बंगाल के तहत जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बंगाल में भेजा जा रहा है, कैसा आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो बंगाल है वो एक तरह से केंद्र बन चुका है पूरे देश विरोधी गतिविधियों का। वो बंगाल द्वार बन गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्याओं का। और जो परिस्थितियां बंगाल में बन गई है वो इस तरह की बन गई है कि अगर बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतें यदि मजबूत नहीं हुई तो पूरा देश भी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए ये केवल बंगाल का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का चुनाव है, ये पूरे देश के विकास का चुनाव है। और देश जिस तरह सुदृढ़ और संगठित राष्ट्र होना चाहिए, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हो, जिसमें कोई घुसपैठिया ना हो, जिसमें अतिक्रमणकारी ना हो, और ऐसा बंगाल और ऐसा देश यदि बनाना है तो उसकी शुरुआत बंगाल से ही होगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा करके बंगाल जीतेगी, और इस बार हम जीतेंगे ही, क्योंकि इतना 100 से अधिक हमारे कार्यकर्ता मारे गए और यहाँ तक कि हमारे एक विधायक के प्रत्याशी को दौड़ा कर पीटा। इन परिस्थितियों में भी 18 सांसद यदि हमारे जीते हैं तो तय मानिए कि 200 पार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बंगाल में रहेगी। ठीक है, आपने ये कारण बताया कि क्यों जरूरी है बंगाल बीजेपी के लिए, लेकिन ये बताइए कि अभी जैसे मुकेश नायक जी ने बताया कि यहां से कार्यकर्ता नेता जाएंगे तो बंगाल में कितना असर कर पाएंगे, क्योंकि वहां का जो रहन सहन है, वहां की जो राजनीति है वो सब अलग है। देखिए, हम तो पूरे देश को एक मानते हैं और ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो एक शहर का व्यक्ति दूसरे शहर में भी पराया है। हमारी पार्टी तो एक परिवार पार्टी है और इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से जाकर के कार्यकर्ता वहाँ क्या करेगा। निश्चित रूप से हम वहाँ परिवारों में रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, पार्टी का वोट बढ़ाएंगे, पार्टी का सिद्धांत बताएंगे, पार्टी की रीति नीति बताएंगे और इसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से होना है। मुकेश नायक जी अपनी सलाह जो है वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। और मेरा तो उनको यही निवेदन है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को भी निवेदन करें और उनको भी सलाह दें कि इस तरह के जिस तरह वो किसान आंदोलन में एक भड़काने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन की रिप्लिका वहाँ पे पैदा कर रहे हैं, तो उससे बाज आए, देश को विकास करने दें और विकास में सहयोगी बने। मुझे लगता है मुकेश जी वहाँ अगर अपनी सलाह देंगे तो बहुत उचित होगा। जी सुनील जी, आपके पास आऊंगी। जैसा मैं आपसे पूछ रही थी कि मुकेश नायक जी ने कहा कि जो लोकसभा में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बीजेपी का, वो इसलिए था कि उन्होंने सेलिब्रिटीज को उतारा था, ऐसे लोगों को उतारा था जो जीत गए, और वहां पे बहुत ज्यादा लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जो आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं। देखिए, ये बात सही है कि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो भिन्न होते हैं, और जैसे कि मैंने अपनी बात में भी कहा था कि चेहरा, क्योंकि चुनाव जो था वो लोकसभा का था और चेहरा नरेंद्र मोदी थे, इसलिए वोट परसेंट बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन विधानसभा की अगर मुक्ता जी बात करें तो 2016 में बीजेपी को लगभग 10.25% वोट मिले थे और 3 सीटें बीजेपी की आई थी बंगाल में। लेकिन अब जिस प्रकार से बीजेपी के चाहे रूपा गंगोली की बात करें, चाहे बाबुल सुप्रियो की बात करें, या फिर और भी नेताओं की बात करें, कई लोग टीएमसी से भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, कुछ कांग्रेस के भी नेता, तो कई बीजेपी ये पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनके पास लीडरशिप अगर बंगाल में नहीं है तो दूसरी राजनीतिक दलों के नेता जो स्थापित हैं या जिनका जनाधार है वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें। और यही वजह है कि अमित शाह है, जो कि मध्य प्रदेश में आके 200 पार का नारा दे चुके थे,
वही नारा उन्होंने बंगाल में जाकर एक बार दिया है कि अब की बार 200 पार। तो अभी देखना होगा कि स्थितियां क्योंकि भिन्न हैं, जिस प्रकार से यहां पर मुद्दे गिनाए जा रहे हैं कि रोहिंग्या हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और तमाम तरीके बांग्लादेशी घुसपैठ है, क्योंकि असम में भी इसी प्रकार की बीजेपी ने एक तरीके से कैंपेनिंग की थी और असम में भी बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरी घुसपैठ की लगातार बात कर रही थी। तो बीजेपी को वहां पर आशातीत सफलता मिली और क्योंकि अब लगातार एक लंबे समय से बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, इन मुद्दों को लेकर लगातार वहां संपर्क कर रही है, संघर्ष कर रही है। तो अब देखते हैं कि चुनाव नतीजे क्या रहेंगे, चुनाव परिणाम क्या रहेंगे। और क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ी देरी है, तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रहेगा बंगाल के लिए वो किस प्रकार का रहेगा, कई चीजें इन मैनिफेस्टो पर। और दूसरी तरीके की अगर हम बात करें तो बीजेपी की रणनीति और जो नेता, क्योंकि अभी टीएमसी जो परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी सरकार में, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन ये अटकलें थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कई यहां पर ममता बनर्जी के सहयोगी हैं जो छोड़ने का मन बना रहे हैं या फिर जिनकी लगातार बात चल रही है। चाहे मुकुल राय की बात करें, बीजेपी मुकुल राय के माध्यम से भी कई टीएमसी नेताओं से बात कर रही है। तो तोड़फोड़ की पूरी संभावनाएं वहां पर है। बीजेपी हर तरीके से जिताऊ उम्मीदवार चाहती है, चाहे वो कांग्रेस की बैनर का हो या फिर टीएमसी का हो। चिंतामणि मालवीय जी, आपसे पूछूंगे, अभी जैसे सुनील जी ने कहा और मुकेश नायक जी ने भी कहा था कि आप लोगों के पास कोई ऐसा फेस नहीं है, तो फिर से वही जोड़ तोड़ दूसरे दल से नेता को लेना जो कि एस्टैब्लिश फेस है, फिर उस पर बीजेपी काम करेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही बाहर से लाकर के हमने चुनाव लड़ लिया हो। वास्तव में हमारा केडर है, तभी तो हम जीते हैं। दूसरी बात यह है कि जब दायित्व मिलता है तो व्यक्तित्व तो अपने आप बन जाता है। जब वहाँ हमने प्रदेश अध्यक्ष, कौन जानता था मुकुल राय जी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे, इतने सफल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन मुकुल राय जी बंगाल के नेता बनकर के उभरे हैं। रूपा गांगुली जी को कौन कह सकता था कि वो एक फिल्मी छोटे पर्दे पर काम करते करते वो तो राइट हैंड थे ना, मुकुल राय तो राइट हैंड थे ममता बनर्जी के। हाँ जी, तो कौन जानता था कि वो आ जाए। ऐसे दिलीप राय, वहाँ दिलीप घोष है, तो ये लोग जो है नेता बनकर के उभरे हैं और पूरे देश में इनका नाम गया। तो ये समय और परिस्थितियां अपने आप नेता बनाती थी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, नीति भी है, नीयत भी है, और हम सरकार बनाएंगे। 1000% भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बंगाल में होगी। चलिए मुकेश नायक जी, आपके पास आऊंगी। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा चिंतामणि जी ने, जो सम्मानित नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने थोड़ा तल्ख टिप्पणी की। मैं उन्हें सलाह नहीं दे रहा हूं। एक मैंने लॉजिकल बात की थी जो उन्होंने नहीं की। मैं उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि ये सफलता से निकला हुआ अहंकार है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में 74 सीट्स ऐसी हैं जिसमें माइनॉरिटी डिसाइडिंग फैक्टर है। 74 सीट्स ऐसी हैं। अब रीच करने के लिए ममता बनर्जी को लगभग 50 से 60 सीटों की और आवश्यकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टारगेट पर वो नहीं पहुंचेंगी। और दूसरा, कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक निश्चित एरिया है जो जहां पर उनकी सीटें जीतेंगी। अगर कुछ सीटें कम भी पड़ी तो ये भविष्य में समान विचारधारा के आधार पर ये गठबंधन एक बड़ा गठबंधन हो जाएगा, जिसके कारण बीजेपी की संभावना और भी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी, आप क्या कहेंगे, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही थी, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लग रहा था कि लालू की पार्टी या फिर दूसरी नीतीश की पार्टी वापस नहीं हो पाएगी, लेकिन बीजेपी वहां पर भी नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। क्योंकि उस प्रकार की उम्मीद नहीं थी राजनीतिक पंडितों को कि बिहार में इस प्रकार के परिणाम आएंगे, और बीजेपी को यही उम्मीद है कि बिहार जैसे चौंका देने वाले परिणाम बंगाल में आ सकते हैं। और यही वजह है कि अगर हम बात करें, नायक जी भी कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी, वामपंथी और कांग्रेस के अगर जरूरत पड़ी तो गठबंधन हो सकता है। तो इस बात से भी राजनीतिक दल इनकार नहीं करे कि अगर ऐसी एक लहर चली तो फिर जो विपक्षी दल की भूमिका रहेगी या फिर सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की कमी पड़ेगी तो ये समर्थन दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। मुकेश नायक जी आपका और चिंतामणि मालवीय जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे बीजेपी का मिशन बंगाल। बिहार के जिस तरह से अप्रत्याशित जो चुनाव, जो रिजल्ट्स आए हैं, उससे उत्साहित बीजेपी अब जो है मिशन बंगाल की ओर है, और इसके लिए यहां से मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता और नेता वहां भेजे जाएंगे ताकि बीजेपी की घुसपैठ बंगाल में बढ़े
और जो 2021 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें उनको कामयाबी हासिल हो। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?